हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेशनल इनकम को, जो कि इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से जो है मेजॉरिटी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान देना, इस नेशनल इनकम के जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे से कवर करेंगे। प्लस एक चीज़ और ध्यान देना, जो इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्चुअली एक तो करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के साथ जो है थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किए होंगे तो वहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कब अप्रोच कर पाओगे, और करंट अफेयर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से मोस्टली वही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको कब अप्रोच कर पाओगे, जब स्टैटिक पोर्शन जो है स्ट्रांग हो। क्लियर है? तो इसलिए जो है स्टैटिक पोर्शंस को कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि सपोज़ करो अगर जीडीपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीडीपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले यही तो पता हो कि जीडीपी होता क्या है। ना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से क्वेश्चन आ रहा है तो पहले तो यही पता हो कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होते क्या हैं। क्लियर है? तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। नेशनल इनकम का टॉपिक है। हर एक डायमेंशन को, हर एक डाइवर्सिटी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं, है ना। बेसिक्स जितना भी की कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तो उस लेक्चर को देख लेना। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग जो है नेशनल इनकम को कवर करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड या फिर गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सीएपीएफ से रिलेटेड, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो फ्रीली। और इस पूरे क्लास का जो नोट्स हैं प्लस ये क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? चलो, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम को, और सबसे पहले इसका बेसिक्स मीनिंग समझते हैं कि इसमें हम लोग ओवरऑल करने क्या वाले हैं, है ना? क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम में। ये देखो, ये जो है अपना इंडिया है, क्लियर? अब इस इंडिया में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है और इंडिया का जो परफॉर्मेंस हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? कौन सा स्कीम यहाँ पे लाना चाहिए। तो ओवरऑल जो है नेशनल इनकम यही सेट करते, यही बताते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा ओवरऑल जो है टाइम पीरियड में, है ना। 1 साल का टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, तो ओवरऑल 1 साल में कितना जो है इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना जो है बैकलॉग रहा है, इसके बारे में डिफाइन करने का काम जो है नेशनल इनकम के द्वारा किया जाता है। क्लियर, इतना समझ आ गया बेसिक्स। तो नेशनल इनकम वही है कि नेशनल इनकम रिफर्स टू टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ध्यान देना, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर, कि एक साल में कितना जो है प्रोडक्शन हुआ, कितना सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, कितना टोटल वैल्यू जो है जनरेट हुए इंडिया के द्वारा, ये सब चीज़ के बारे में डिफाइन करने का काम जो है नेशनल इनकम के द्वारा किए जाते हैं। और ये इंडिया के बारे में या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बारे में यही बताते हैं कि उस कंट्री का जो है परफॉर्मेंस कैसे रहा, प्लस क्या मेज़र लेना चाहिए। ये सब चीज़ जो है इसी के थ्रू हमें पता चलता है। इस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देना। देखो, मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। अब नेशनल इनकम में पूरा जो है इनकम अर्न कहाँ से हो रहा है, ठीक है? किस तरीके से इनकम अर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए अब हम जो है कवर करना पड़ेगा, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस यही बोलते हैं कि एक चीज़ थोड़ा प्रीवियस हो। हमने यहाँ पे कवर किए कि ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस। अब ये जो है ऑल फाइनल गुड्स जो है और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी इनपुट चाहिए, है ना? जितना भी इनपुट चाहिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या-क्या सामान लगने वाले हैं, क्या चीज़ यहाँ पे लगने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कवर करते हैं। वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये जो है 4 चीज़ हैं जिसको हमें यहाँ पे कवर करना है। अब खुद सोचो कि कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाओगे, कोई चाहे जैसे कि कार बना रहे हो। अब कार का प्रोड्यूस कर रहे हो तो कार प्रोड्यूस करने के लिए कोई ज़मीन तो चाहिए, कोई लैंड तो चाहिए, जिसके थ्रू जो है वहाँ पे जो है कार को प्रोड्यूस कर पाओगे। अब कार को प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा तो नहीं कि अपने आप कार जो है प्रोड्यूस हो जाएँगे। ठीक है? अपने आप तो कार प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। अब लेबर चाहिए तो उसको जो है पेमेंट भी करना है, तो पेमेंट करने के लिए कैपिटल चाहिए, ठीक है? कैपिटल आया,
तो इस कार को बनाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस तो चाहिए, कोई फैक्ट्री तो चाहिए, है ना? कोई एंटरप्रेन्योर तो चाहिए, जिसके थ्रू इस कार को डेवलपमेंट करोगे। तो ओवरऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब समझ आ गया कि एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत है, लेबर की भी ज़रूरत है, उसके साथ कैपिटल और साथ में एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। इसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में कंसीडर करते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है? वन बाय वन करके थोड़ा-सा हम लोग कवर करते हैं कि लैंड जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड में क्या-क्या इंक्लूड है, जैसे सॉइल है, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट एरिया है। तभी तो एट प्रेज़ेंट देखते हो कि पूरा फैक्ट्री खोलने के लिए, है ना? या फिर इंडस्ट्री खोलने के लिए पूरा क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक लैंड का ही पार्ट है। उसी के साथ रिवर हो गया, ओशियंस है, क्लाइमेट, सनलाइट, इसका भी ज़रूरत है। ये सोचोगे कि सनलाइट क्या करने वाले? सो सनलाइट से सोलर पैनल तो लगा सकते हैं, और सोलर पैनल लगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आएगा, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे तो किसके लिए करोगे? सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के लिए करोगे, ठीक है? तो ये जो है लैंड का एग्ज़ाम्पल रहा, और इसी के साथ याद रखना कि जो है लैंड को हम लोग जनरेट नहीं करते हैं। यही तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, क्लियर है? यही जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, लैंड को हम लोग जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो है गिफ्ट के द्वारा दिए गए हैं, नेचर के द्वारा, ठीक है? नेचर में जो है उसी को हम लोगों को यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, प्लस इसी के साथ जो है सप्लाई यहाँ पे फिक्स है। कैसे फिक्स है? ये लैंड एरिया है, अब लैंड एरिया को कैसे बढ़ा तो नहीं सकते, बढ़ाने का मतलब इस तरीके से ज़मीन लेके बढ़ाना वाला नहीं। इस लैंड एरिया को और बढ़ा सकते हो क्या? लॉजिक के टर्म में समझो, है ना? इकोनॉमिक्स के टर्म में समझो। यहाँ से जितना भी प्रोड्यूस होगा वो वहाँ पे फिक्स रहने वाला है, यहाँ पे कैन नॉट बी इंक्रीज़ ये लिखा है। सपोज़ इन लैंड एरिया में अगर बुक्स रख दियो, है ना? जो है बुक्स रख रहे हैं, बुक्स रखोगे, बुक्स रखने के बाद अगर अब मैं और बोलूँ कि इसमें जो है सेकंड बुक्स को और रखो, तो रखोगे क्या? नहीं रख पाओगे, क्योंकि सिंगल बुक्स हैं ऑलरेडी पूरे जगह को घेर लिए हैं, पूरे जगह को कवर कर चुके हैं, तो सेकंड बुक रखने का ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो जो सप्लाई होगा, वो फिक्स होने वाले हैं। क्लियर है, समझ आ गया? प्लस इमोबाइल होगा, है ना? ज़मीन को थोड़ा ना मूव कर पाओगे। उसी के साथ जो है यहाँ से हमें रिवार्ड में रेंट मिलने वाला है। अगर इसी ज़मीन में अगर हाउस बिल्ड कर रहे हो, हाउस बना के ने के बाद, है ना? उसको अगर रेंट में दे रहे हो, वहाँ से रिटर्न आने वाले हैं। तो ये जो है लैंड जो है एक सोर्सेस हो गया। उसी के साथ सेकंड जो है प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो है लेबर। अब लेबर कई तरीके से हो सकते हैं, और लेबर का जो है स्थिति, ये जो है पूरा डिपेंड करने वाला है कि उस वर्क का इकोसिस्टम कैसा, किस तरीके के काम कर रहे हैं। अगर वो जो है इनोवेशन फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसको जो है मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल रिलेटेड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसको फिजिकल रिलेटेड वर्क ये ज़्यादा करना पड़ने वाले हैं। तो ह्यूमन एफर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शंस के लिए, और ध्यान देना ह्यूमन जो प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा वो फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं और मेंटली भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो है लेबर में इंक्लूड हो सकते हैं वर्कर्स, ना? फिर उसके साथ टीचर हो गया, इंजीनियर्स हो गया, डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, ड्राइवर्स हैं। ये पूरा क्या है, एक लेबर के थ्रू यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं। अब बोलोगे कि टीचर्स कैसे यहाँ पे लेबर हो गए? क्योंकि टीचर्स का काम है टीच करना, ठीक है? वो भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का ही पार्ट है। प्लस यहाँ पे हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? वर्कर्स को माइग्रेट कर पाना दिक्कत नहीं है, माइग्रेट हो सकते हैं। इंजीनियर्स हो गया, टीचर्स हो गया, उसका माइग्रेशन हो सकता है। उसी के साथ यहाँ पे स्किल डिफर करने वाले हैं, ठीक है? हेटेरोजीनियस होते हैं। समझ रहे हो? अगर इनोवेशन फील्ड में जाओगे तो उसके लिए स्किल्स चाहिए। टीचिंग करोगे तो उसके लिए स्किल्स चाहिए। डॉक्टर बनोगे तो उसके लिए डॉक्टर का पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए टीचिंग सॉरी वो चाहिए, क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। ठीक है? लेकिन अगर मैनुअल वर्क कर रहे हो तो उसके लिए कोई जो है स्किल्स नहीं चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि स्किल्स कहाँ पे ज़रूरत होने वाला है। उसी के साथ इसमें जो है रिवार्ड मिलने वाले हैं वो वेजेस के थ्रू रिवार्ड मिलेंगे। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये इस कॉन्सेप्ट को भी समझना लेबर का। लेबर के साथ अगला जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो है कैपिटल। अब कैपिटल यहाँ पे क्या हो सकते हैं? कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल हम लोग यहाँ पे बोलने वाले मशीनरी चीज़ को। कैपिटल का सिंपल सा मीनिंग ये समझना, कोई भी ऐसा इनपुट जहाँ हम लोग डाल रहे हैं वहाँ से जो है हमें रिटर्न मिलना चाहिए। कैसे रिटर्न मिलेगा? सपोज़ करो मैं यहाँ पर मशीन खरीदा हूँ, ठीक है? अब मशीन्स कोई भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि मान लो मैं ट्रैक्टर लिया हूँ। अब मैं ट्रैक्टर लिया हूँ तो ट्रैक्टर लिया हूँ तो चलाऊँगा, ठीक है? काम करूँगा। तो इस मशीन्स के थ्रू मेरे को उससे जो है पैसा अर्न होगा कि नहीं होने वाला है?
मनी उससे अर्न होगा। तो जहाँ से भी या फिर कोई भी चीज़ ऐसा ले लो जहाँ से हमें उसके बदले में कुछ रिटर्न आए उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ध्यान देना इकोनॉमिक्स टर्म में यही मीनिंग होता है कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल गुड्स भी होते हैं। ये सब चीज़ कवर करेंगे लेकिन कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे समझो, कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स जहाँ से हमें उसके बदले रिटर्न मिले, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जैसे मशीन्स हो गया, टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग को अगर रेंट में दे रहे हो, वहाँ से रिटर्न आएगा। रोड है, तो रोड जैसे कि टोल प्लाज़ा है, तो वहाँ से रिटर्न आता है। कंप्यूटर्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, ठीक है? ये जो है कैपिटल का एक एग्ज़ाम्पल है और कैपिटल में क्या है जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? अगर कोई काम को अगर मैनुअल करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगा जितना प्रोडक्टिविटी मशीन से आ जाएँगे। क्लियर है? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगा। उसी के साथ जो है डेप्रिशिएट ओवर टाइम देखने को मिलेगा। क्योंकि मशीन चीज़ है, अब मशीन चीज़ है तो धीरे-धीरे खराब होंगे और वही खराब होने की चीज़ को हम लोग इकोनॉमिक्स के भाषा में हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है? 1 साल जैसे सपोज़ करो कार लिए हो, अब कार लिए हो तो ऐसा तो नहीं कि पूरा 5 साल, 10 साल चलाओगे तब भी वो सोल्ड ही रहने वाले हैं, नहीं रहेगा सोल्ड। तो धीरे-धीरे क्या है उसका जो कैपेसिटी है, क्षमता है पूरा डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएँगे और डिक्रीज़ होगा तो उसी को हम लोग यहाँ पे डेप्रिशिएशन बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है? इसको भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं और रिवार्ड में हमको यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि फिज़िकल कैपिटल हो गया, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ये भी तो एक कैपिटल है। यहाँ से रिटर्न मिलेगा। फाइनेंशियल कैपिटल है जैसे कि मनी, ह्यूमन कैपिटल है, स्किल्स, एजुकेशंस। अब बोलोगे ह्यूमन कैपिटल्स तो यहाँ से रिटर्न कैसे आएगा? भई यहाँ पे एजुकेशंस दे रहे हो तो वहाँ से भी तो रिटर्न आएगा। स्किल्स हैं तो रिसर्च करोगे, डेवलपमेंट करोगे, वहाँ से रिटर्न आएगा। सोशल कैपिटल है, नेटवर्क्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। ये जो है पूरा कैपिटल्स का ही टाइप है। पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, है ना? पूरा बैचेज़ का यहीं पे कवर कर रहे हैं। चीज़ देख लेना। क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट लिखे हैं ना पूरे यूपीएससी लेवल के कंटेंट को टच करते हुए चल रहे हैं। ये चीज़ तो यहाँ से श्योर है। फिर नेक्स्ट जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इसको बोलते हैं जैसे कि कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो कोई भी अगर मेरे को कार बनाना है तो कार का डेवलप करने के लिए फैक्ट्री तो चाहिए। फैक्ट्री को रन भी करना है। तो उस ऑर्गनाइज़ेशंस को हम लोग जो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। कार को बनाओगे तो उसके लिए फैक्ट्री चाहिए। इसी को हम लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं। ऑर्गनाइजेज ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ये जो है रिस्क लेते हैं उसी के साथ इनोवेशन लेते हैं क्योंकि भाई कार डेवलपमेंट करोगे, कार यहाँ पे जो है बना रहे हो, अब वो सेल होगा कि नहीं होगा, ये भी एक टेंशन अलग से रहता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है और इसमें रिवार्ड हमें प्रॉफिट के मामले में देखने को मिलता है। ठीक है, अब कई तरीके से जो है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। कोई प्लानिंग वाले हैं, है ना? ऑर्गेनाइजिंग वाले एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग हो गया, इनोवेशन है, रिस्क बियरिंग हो गया। तो ये भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है एंटरप्रेन्योर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, समझ आ गया? लेबर हो गया, है ना? पूरा लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। पूरा जितना भी 4 यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके थ्रू जो है एक पर्टिकुलर फिनिश्ड गुड को यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या-क्या ज़रूरत होते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल के साथ हम लोगों ने कवर कर लिए। इतना ठीक है? चलो। अब यहाँ से हम लोग ये कवर करते हैं कि जो मेन हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम कैसे हुआ, किस तरीके से जीडीपी का यूज़ करना स्टार्ट किए और हिस्ट्री में पहले किस तरीके से नेशनल इनकम को यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। नेशनल इनकम का मतलब वही होता है कि जो कंट्री है, कंट्री में किस तरीके से फाइनल गुड्स बन रहे हैं, कितना ये कंट्री का इनकम हुआ, उसी को नेशनल इनकम बोल रहे हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। तो सबसे पहले हिस्ट्री का अगर बात करोगे, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे ही इंडिया या फिर इंडिपेंडेंस के समय या फिर उसका थोड़ा पहले अगर जाओगे, तो इंडिविजुअल लेवल में जो है ट्राई करते थे कि नेशनल इनकम कितना हो सकता है, कितना होते थे। तो सबसे पहले जो है इंडिया में प्राइवेट लेवल में एक इंडिविजुअल है उसके द्वारा ट्राई किए गए। वो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ट्राई किए गए तो उसके बाद फिर एक कमिटी का फॉर्मेशन हुआ। फिर सोचे कि प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहे हैं तो उसी के साथ कमिटी बना देते हैं, तो कमिटी के साथ हुआ। कमिटी के बाद जो है ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे हमें इस्टेब्लिश होते हुए दिखाई देंगे।
फिर जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद इसका प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बन बन गया, उसका प्रॉपर हेडक्वार्टर बन गया, जहाँ से नेशनल इनकम को कैसे जो है डिफाइन करना है, कैसे क्वांटिफाई करना है, इन सब चीज़ के बारे में पता चलना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो है प्री इंडिपेंडेंस के पहले जो है पहला अटेम्प्ट किए गए थे 1868 में बाय दी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और उन्होंने अपने बुक जो है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का बुक है। इसमें जो है कैसे अटेम्प्ट किए थे, क्या वुमेन्स का पर कैपिटा इनकम रहा है, इंडिया में जो है पर्सन्स का कितना पर कैपिटा इनकम रहा है, ये सब चीज़ के बारे में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए गए थे, है ना? पहले बार अटेम्प्ट किए गए थे और मेथड इन्होंने यूज़ किए गए थे वो है पर कैपिटा इनकम के बेसिस। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि पॉपुलेशन है पूरा इंडिया का। तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में जो एक पर्सन है, एक पर्सन एक साल में, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में कितना अर्न कर रहा है, कितना अर्न कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पे पर कैपिटा बेसिस बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है। लेकिन उस समय तो इसी के अकॉर्डिंग किए गए थे, लेकिन उसके पास जो है डाटा बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। क्यों लिमिटेड थे? तो प्राइवेट एंटिटी है, अब प्राइवेट एंटिटी के पास कितना ही डाटा होगा, तो सोचो। लेकिन फिर भी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा एस्टिमेट किए गए थे और पर कैपिटा इनकम बताए गए थे 20 रुपीज़, ठीक है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताए गए थे कि जो है ओवर अ पीरियड टाइम जो है या फिर एक साल में 20 रुपीज़ यहाँ पे अर्न किए जाते हैं, पर कैपिटा इनकम का बात कर रहा हूँ, ठीक है? एक साल में बस 20 रुपए कमाएँ, ऐसा नहीं सोचना। और पूरे जो नेशनल का इनकम, मतलब पूरे कंट्री में कितना यहाँ पे इनकम किए, अर्न किए इंडिया, तो जो है एस्टिमेट किए गए थे 340 करोड़, ना 340 करोड़, ये जो है प्रोजेक्ट किए गए थे, प्रोजेक्शंस किए गए थे, ठीक है? अब इसके बाद जो है सेकंड आते हैं। सेकंड जो है 1931-32 में वीके आरवी राव के द्वारा यहाँ पे अटेम्प्ट किए गए थे। ये भी प्राइवेट इंडिविजुअल ही थे और इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए थे वो है प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने यूज़ किए थे। ठीक है? मोर एक्यूरेट और साइंटिफिक एस्टिमेशन इसके द्वारा किए जाते हैं और इसी वजह है कि फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल इनकम स्टडीज़ इसको कंसीडर किए जाते हैं। उसी के साथ जो है हाइलाइट किए हैं अनएडिक्वेट ऑफिसर्स डाटा को, मिसिंग सेक्टर्स को पूरा हाइलाइट किए हैं इसी के द्वारा, ठीक है? और जो है पर कैपिटा इनकम के बेसिस में इन्होंने बताया कि इंडिया का जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो 62 रुपीज़ है, जो है वी के आर वी राव के द्वारा इसको बताए थे, ठीक है? अब ये तो रहा प्री जो है इंडिपेंडेंस के पहले। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए और जहाँ से ये पता लगाना स्टार्ट किए कि इंडिया का जो है पर कैपिटा इनकम कितना है, उसी के साथ जो है इनकम कितना है, उसी के साथ जो इंडिया का जो है वो टोटल जीडीपी किस तरीके का रहा है। इस सब चीज़ के बारे में एक कमिटी, एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे, वो हैं 1949 में नेशनल इनकम कमिटी, जिसमें से पीसी महानोबिस रहे जो कि चेयरपर्सन रहे, फिर वीके आरवी राव हैं, फिर डीआर गडगिल रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, क्लियर था कि किस तरीके से हम लोग जो है नेशनल इनकम को साइंटिफिक वे में, ठीक है, जनरेट कर सकते हैं। एक फैक्चुअल या फिर साइंटिफिक मैनर में कितना पर कैपिटा इनकम है, कितना नेशनल इनकम रहा है, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिकल स्टैंडर्ड है उसको यूनिफ़ॉर्म करना, ये जो है मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है। 1949 में इसके द्वारा कमिटी एस्टेब्लिश किए गए थे। उसके बाद जो है सेकंड, अब डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस आ गए। ये तो जस्ट कमिटी रहा, ठीक है? कमिटी मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जो है प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कमिटी सेटअप किए जाते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कमिटी सेटअप किए गए। लेकिन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है परमानेंट जो है उस काम को करने के लिए सेटअप किए गए हैं। जैसे कि नेशनल इनकम को अकाउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस ये परमानेंट जो है सेटअप किए गए। समझ रहे हो? तो इसका काम जो है 1951 में सेटअप किए गए थे। इसका टास्क वही है कि नेशनल इनकम को अकाउंटिंग करना, जीडीपी को कैलकुलेट करना, प्लस इनपुट, आउटपुट जो है पूरा टेबल को प्रिपेयर करना, इसका मेन एम था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। समझ आ गया? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है एस्टेब्लिश किए गए थे। फिर क्या हुआ कि जो है 19 या फिर 2019 में
ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एसएसओ हैं, है ना? जो एनएसएसओ हैं, इसको मर्ज करके एनएसओ बना दिए हैं, जो कि है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और एट प्रेज़ेंट अगर देखोगे, तो अकाउंट करने का काम जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ही किए जाते हैं और प्रेज़ेंट में यही है। ठीक है, इतना समझ आ गया। देखो, पहले क्या करते थे, जस्ट साइंटिफिक मैनर में एक्यूरेट कर रहे हैं, तो उतना भी जो है मोर प्रिसाइज़ली नहीं आ पाता था। क्यों नहीं आ पाता था? क्योंकि जो है डाटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, ठीक है? और डाटा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसी के चलते क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांज़िशन हमें देखने को मिला। ट्रांज़िशंस कैसे? कि अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं जीडीपी का, और जीडीपी के साथ मार्केट प्राइस हो गया और फैक्टर प्राइस, ये दोनों चीज़ को हम लोग अलाइन करके पूरा मेज़रमेंट करने वाले हैं। समझ आ गया? ये जो रहा टोटल हिस्ट्री की किस तरीके से जो है नेशनल इनकम या फिर जीडीपी का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, उसी के साथ कैसा जो है मॉडर्न और एक्यूरेट तरीके से नेशनल इनकम को यहाँ पे अकाउंटिंग की, ठीक है? ठीक। देखो यहाँ यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब कंप्लीट करने के बाद ये समझो कि कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कम हैं, क्योंकि जब हम लोग नेशनल इनकम जैसे कि जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, इन सब चीज़ को पढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले से समझ लो, ताकि आगे पढ़ोगे तो दिक्कत ना हो। उसमें जो है एक चीज़ कॉन्सेप्ट आता है, वो है डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। जैसे कि जीडीपी का जो है डेफिनेशन क्या होता है, कि जो है जितना भी फाइनल गुड्स हैं, वो पूरा विदिन अ टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुए हो, उसको हम लोग जो है जीडीपी बोलते हैं। तो एक्चुअली जो है ये डोमेस्टिक है क्या? डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? ठीक है? तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, इसको अब हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो इकोनॉमिक या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी एक जियोग्राफिकल एरिया है अंडर द इफेक्टिव इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी और रिकॉर्डेड फॉर जीडीपी। कि एक जो है टेरिटोरियल है। अब इस टेरिटोरियल में जितना भी जो है मास प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी इकोनॉमिक से रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा है, उसको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, और इसके अंदर जितना भी एक्टिविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है? अब क्या-क्या चीज़ इसमें इंक्लूड होता है, इसको ध्यान दो। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ इंक्लूड होता है? चलो यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। हुँ, सबसे पहले यहाँ पे जो कवर होता है, वो है जियोग्राफिकल लैंड विदिन अ पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है? जैसे कि इंडिया का ये लोकेशन है। अब इंडिया में जो है, इस इंडिया में जितना भी जो है बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, वो डोमेस्टिक के अंदर आएँगे। उसी के साथ जो है टेरिटोरियल वाटर भी इंडिया के अंदर ही आएँगे। क्लियर है? देखो, ओशन है, वहाँ जो है इंडिया बॉर्डर शेयर करता है ओशन के साथ। तो जो 12 नॉटिकल का ओशन है, वहाँ पे जितना भी फिशरीज़ सेक्टर हैं, फिशरीज़ से जो है जितना भी इनकम आ रहे हैं, वो भी जीडीपी में कैलकुलेट किए जाएँगे। तो ये भी पार्ट आता है इंडिया का, ध्यान देना। उसी के साथ जो है, अगर कोई एरोप्लेन है, और जो एरोप्लेन है, अगर इंडिया के टेरिटरी के ऊपर से अगर उड़ रहे हैं या फिर फ्लाई कर रहे हैं, तो वो भी जो है जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएँगे। फिर इंडियन शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं ऑपरेटिंग विदिन कंट्री, ठीक है? बिटवीन कंट्री के बीच ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी जो हैं जीडीपी में कैलकुलेट किए जाएँगे, मतलब डोमेस्टिक में ही कंसीडर किए जाएँगे। उसी के साथ कोई इंडियन एम्बेसीज़ हैं, है ना? एम्बेसीज़ हैं, कंसल्टेंट अब्रॉड, वो भी जो हैं यहाँ पे ही कंसीडर किए जाएँगे। साथ में मिलिटेंट या फिर मिलिट्री जो बेसिस होते हैं ना, आउटसाइड इंडिया में हैं, ध्यान देना। मिलिट्री जो बेसेस हैं ये आउटसाइड इंडिया में हैं, वो भी इसी के अंडर आएँगे। प्लस उसी के साथ जो है इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हो गए विदिन इंडिया, वो भी जो हैं डोमेस्टिक के अंडर आएँगे, इस चीज़ को ध्यान दो। लेकिन क्या-क्या इंक्लूड नहीं होता, ये और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर फॉरेन एम्बेसीज़ हो गया, फिर कंसल्टेंट हो गया लोकेटेड इन इंडिया, ये जो है यहाँ पे जो डोमेस्टिक हैं, इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते। फिर फॉरेन मिलिट्री बेसेस हो गया, जो लोकेटेड है इंडिया में, इसको जो है कवर नहीं करते। ध्यान देना, ये वर्ड जो है इसमें भी लिखा है। देखो, मिलिट्री बेसेस आउटसाइड इंडिया, ध्यान देना आउटसाइड इंडिया में है, वो जो है डोमेस्टिक के अंदर आएँगे। लेकिन अगर फॉरेन मिलिट्री है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, वो जो है डोमेस्टिक के अंदर हम लोग कवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कवर करेंगे? क्योंकि वो तो इंडिया का नहीं है ना, ये तो फॉरेन मिलिट्री है। फॉरेन मिलिट्री इंडिया के जीडीपी में थोड़ी ना योगदान देंगे। इसलिए जो है फॉरेन मिलिट्री इंडिया के जीडीपी में योगदान नहीं देते, तो जो है डोमेस्टिक के अंदर भी हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं।
उसी के साथ इंडियन वर्कर्स हो गए टेम्पररी जो है अब्रॉड में रह रहे हैं, है ना, लेस देन 1 ईयर, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करते डोमेस्टिक के अंदर। उसी के साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया के द्वारा कंट्रोल नहीं है, उसको भी जो है हम लोग डोमेस्टिक के अंदर कंसीडर नहीं करते। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है दिल्ली में। अब यूनाइटेड नेशन एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है या फिर उसका ऑफिसेज़ हैं दिल्ली में है। लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिया का तो पार्ट नहीं है। ठीक है? इंडिया के टेरिटरी में है लेकिन एक्चुअली इंडिया के जीडीपी में योगदान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग जो है इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान देना इस चीज़ को। और एक टर्म आता है जो कि है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक तो इंडिया का जितना भी रेसिडेंट है, वो तो रहने वाले हैं। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई फॉरेन पर्सन हो गया, ठीक है? कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर कोई पर्सन हो गया, जो कि इंडिया में 1 साल से अधिक रह रहे हो और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जितना अपना पैसा जैसे कि खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कर रहे हैं, ठीक है? तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। या फिर कोई पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इंडिया में, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक तो जो कंट्री के जो नॉर्मल पीपल हैं, जो सिटीज़न्स हैं, तो रहने ही रहने वाले हैं। अगर कोई फॉरेन पर्सन्स आ गया या फिर कोई ऑर्गनाइज़ेशंस आ गए, वो 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और उसका जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है 1 साल से ज़्यादा रह रहा है मतलब इंडिया में अपना भागीदारी जो दे रहे हैं, इंडिया के जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, उसको यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ आ गया इस चीज़ को? नॉट बेस्ड, हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अगर कोई सिटीज़न है उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो तो सिटीज़न ही हैं इंडिया के। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी ना है। नेशनैलिटी या फिर लीगल स्टेटस के बेस में हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। कौन-कौन जो है नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं? इंडियन सिटीज़न लिविंग इन इंडिया, ये तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? फॉरेनर सिटीज़न या फिर फॉरेनर जो कि इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, तो जो है यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं। फिर इंडियन अगर कोई कंपनीज़ हैं ऑपरेटिंग इन इंडिया, वो तो कहलाएँगे ही कहलाएँगे क्योंकि इंडिया का ओरिजिनेट है, इंडिया का फैक्ट्री है, इंडिया में डाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एम्फैसिस हो गया, कंसल्टेंट हो गया जो कि अब्रॉड के हैं, ठीक है? वो जो है इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। फिर इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड, ये भी नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर क्रू ऑफ इंडियन शिप हो गया, एयरलाइन हो गया, ये भी जो है नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर आते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयी इन इंडिया, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, ये भी जो है नॉर्मल रेसिडेंट के अंडर आते हैं। लेकिन कौन-कौन इंक्लूडेड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, अब खुद सोचो कोई फॉरेन टूरिस्ट हैं इंडिया में आए हैं, तो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में रहने के लिए थोड़ी ना आए हैं। रहने के लिए नहीं आए हो, जस्ट टूरिस्ट एज़ अ टूरिस्ट के तौर पे आए हैं, है ना? टूरिस्ट या फिर घूमने के तौर पे आए तो घूमेंगे और चले जाएँगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट में कैटेगरी में नहीं डालते हैं। फिर फॉरेन डिप्लोमेट हो गया इंडिया में, ये भी जो है नहीं आते। फिर इंडियन डिप्लोमेट पोस्टेड अब्रॉड, इसको भी हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करते। फिर एनआरआई वर्किंग अब्रॉड, ये भी जो है नॉर्मल रेसिडेंट नहीं आते। फिर फॉरेन कंपनीज़ हो गया जो कि इंडिया का है ना? फॉरेन कंपनीज़ इन इंडिया, ये भी जो है नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं आते। थोड़ा यहाँ पे लॉजिकली ध्यान से सोचना है इसके बारे में। बाकी जो है पूरा क्लू दिया हूँ मैं। रीज़न भी यहाँ पे लिखा गया है, आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है? कई बार क्या है कि जब भी हम लोग जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो फ्रीक्वेंटली एक चीज़ माइंड में आता है और रीडिंग करते हैं तब भी आता है कि कई जगह लिखा होता है जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है? जीडीपी एमपी, ठीक है? एमपी इस तरीके से लिखता है, फिर जीडीपी हो गया, फिर एफसी इस तरीके से लिखता है। एक्चुअली जो है जीडीपी एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? ये जो है नेशनल इनकम को मेज़र करने का ही तरीका है एक्चुअली। ध्यान से हम लोग कवर करेंगे कि जो मार्केट प्राइस और जो फैक्टर कॉस्ट है ना, ये कुछ नहीं है, ये नेशनल इनकम को मेज़र करने का एक तरीका है। देखो, क्या होता है फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है, अब ये कंपनी से जैसे ही कार आया, कार बन के पूरा रेडी हुआ, तो जो फैक्ट्री में जितना इनपुट लगा, जितने में कार बना है एक्चुअल में,
और उस कार को बनाने में एक्चुअली जितना भी खर्चा आया है फैक्ट्री की तरफ से, उसको हम लोग यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर का मतलब होता है इनिशियली जो है पूरे कार को जो है खर्च करने में या फिर कार को बनाने में जितना खर्चा आया उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर है, कैपिटल और इंटरप्राइज, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है? और इसी के जस्ट एक और होता है वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी जो है देखो फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री इन्होंने जस्ट कार बनाया। अब जस्ट ही कार बनाया तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कौन-सा फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जैसे अब कार जो है ये मार्केट में आया, अब ये जो है मार्केट में आएगा मतलब इसमें क्या-क्या लगने वाला है, टैक्सेस लग जाएँगे गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्सेस के साथ अगर कुछ सब्सिडी हैं या फिर कुछ जीएसटी, एक्साइज़ ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सब चीज़ जो है इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएँगे। प्लस जो सब्सिडी या माइनस हो जाएँगे, तो जो प्राइस रहेगा, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट में आने के बाद जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं, कस्टम ड्यूटी लग रहे हैं, प्लस जो है सब्सिडी को माइनस कर दो, ये हो जाएगा क्या? मार्केट प्राइस। समझ रहे हो क्या? तो इसी जो है यही फ़ॉर्मूला है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस का। मार्केट प्राइस का अगर फ़ॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में। फैक्टर कॉस्ट किसको बोलोगे? एक मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तो मार्केट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा इसमें। मार्केट प्राइस हो गया माइनस करोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। क्योंकि भाई मार्केट प्राइस में गया और उसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ा हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स जो है इसको माइनस करोगे तभी तो हमें जो एक्चुअल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ है ना? उस कार को बनाने में जितना पैसा लगा वही तो पता चलेगा। उसके साथ जो है सब्सिडी को उसको जोड़ दो। ये हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस का चाहिए तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दो, फिर सब्सिडी को माइनस कर दो, तो यहाँ से हमें जो है मार्केट प्राइस निकल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। समझ आ गई ये चीज़ फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यू होता है, ठीक है? अगर क्लियरली अगर थोड़ा ब्रीफली ओवरव्यू लोगे इस चीज़ का, तो फैक्टर कॉस्ट मतलब समझ गए जो कि फैक्ट्री में बन रहे हैं। फिर मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में हम लोग पैसा अगर कोई चीज़ को खरीद रहे हैं, अगर कार खरीद रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग जो उसको पैसा दे रहे हैं, उसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट में जो है रेंट इंक्लूड होते हैं, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट ये सब चीज़ इंक्लूड होता है। लेकिन मार्केट प्राइस में हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने को मिलता है। ठीक है? तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड होते हैं, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया फैक्टर कॉस्ट मतलब जो कार जो है इनिशियली बना है, उसको बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा? वो तो जुड़ेंगे ही नहीं पहली बात, ठीक है? फिर सब्सिडीज़ जो हैं एडेड होते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को और जो है इनकम को अगर डिफाइन करना है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इनिशियली इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको जानना है तो जीडीपी के साथ या फिर नेशनल इनकम के साथ हम लोग फैक्टर कॉस्ट लिखते हैं। लेकिन अगर मार्केट प्राइस में जानना है जीडीपी कितना है तो उसके साथ हम लोग या फिर नेशनल इनकम के साथ हम लोग एमपी लिखते हैं जो कि मार्केट प्राइस को बताता है। समझ आ गया? ये टर्म को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे कि ये कार हुआ, अब ये कार को हम लोग खरीदे। अब कार को खरीदे तो कार को खरीदने के बाद 1 साल गया, 2 साल, 3 साल ऐसे मान लो 10 साल बीत गए। अब 10 साल बीत गए तो इसमें जो है कुछ यहाँ पे इंजन का काम आएगा, है ना? कुछ और जो है कहीं काम आएँगे। कार कई बार खराब होंगे। तो इस तरीके से जितना भी हमें जो वियर और टियर हो रहा है ना, खराब होते जा रहे हैं तो उसमें जितना भी मनी लग रहा है, तो जो खराब हो रहा है उसी को हम लोग इकोनॉमिक के टर्म में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिर इस बात इतना याद रखना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कि देखो इनिशियली हम लोगों ने इस कार को सपोज़ करो 25 में लिए हैं, ठीक है? मान लो इस कार को हम लोगों ने ठीक है, एक और अच्छे से एग्ज़ाम्पल देते हैं। ज़्यादा समझ आएगा। अगर सपोज़ कर इस कार को हम लोगों ने ₹100 में खरीदे। अब इस कार को ₹100 में खरीदे हो लेकिन 10 साल बाद इस कार को अगर सेल करोगे तो बताओ ₹100 में सेल करोगे क्या? नहीं करोगे, ठीक है? तो इस कार को हम लोग कितने में सेल कर सकते हैं? मान लो ₹50 में सेल कर रहे हैं। तो ₹50 का यहाँ पे माइनस क्यों हुआ? और यही जो ₹50 का यहाँ पे माइनस हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। ठीक है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, टाइम एंड द ऑब्सोलेंस, इसी को हम लोग और नाम से जानते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इस नाम से भी हम लोग डेप्रिसिएशन को जानते हैं।
कार को अगर पहले लोगे, है ना, ₹100 में लिए हो तो 10 साल बाद उसको ₹100 में बेच नहीं सकते। उसमें क्योंकि बहुत सारा इंजन का काम है या फिर कार जो है पुराना भी हो जाएँगे, तो जो वियर और टियर हो रहे हैं, है ना? अकॉर्डिंग टू टाइम उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। अदर नेम से भी जाने जाते हैं इसको, कंज़प्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंज़प्शन अलाउंसेस। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो वियर और टियर हो रहे हैं या फिर डेप्रिसिएशन हो रहे हैं, सबसे पहली बात लैंड को अफ़ेक्ट नहीं करेगा, है ना? इन्वेंटरी जो किए हैं या फिर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसको यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करने वाले। जैसे अब देखो ये कार को ₹100 में लिए हो, ठीक है? अब ₹100 में लिए हो इस कार को, ₹100 तो फैक्ट्री को दे दिए, है ना? ₹100 फैक्ट्री को दे दिए तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? ठीक है, 10 साल बाद यही जो कार का प्राइस है ₹50 है ना? मान लो ₹50 में बेच रहे हैं, तब ये थोड़ी ना बोलोगे कि हम इस कार को ₹50 बेच रहे हैं, ₹50 का लॉस हो रहा है, तो कंपनी ₹50 देंगी। ऐसा तो नहीं बोलोगे, है ना? जब कार लिए हो तो ऑलरेडी ₹100 पेड कर चुके हो, तो इसमें फाइनेंशियल एसेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है डेप्रिसिएशंस के बाद भी। ना लैंड में दिक्कत होगा, ना ही इन्वेंटरी में यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। ये होता है डेप्रिसिएशन का एक्चुअली मीनिंग। क्या समझ आई ये चीज़? चलो। और अगला कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करते हैं वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी जो है फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जो है इंडिया है। क्लियर? ध्यान देना, अच्छे से समझना। ये इंडिया है। अब इंडिया में 1 सेकंड। देखो, ये मान लो इंडिया है और एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सपोज़ करो ये यूएसए का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? अब देखो इंडिया में जितना मनी इंडिया का मनी यूएसए में गया और यूएसए से जितना मनी जो है इंडिया में आया, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो माइनस करोगे इसमें जो मनी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये बोलोगे कि मनी ऐसा आएगा और जाएगा कैसे? देखो इंडिया का बहुत सारे पीपल जो है यूएसए में रहते हैं। इसको हम लोग डिप्लोमेट बोलते हैं या फिर एम्बेसी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो इंडिया के बहुत सारे पीपल हैं या फिर स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं या फिर कोई जॉब करने के लिए जा रहे हैं। तो यूएसए में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो अपना जो मनी आएगा, अर्न करेंगे, उसको इंडिया वापस भेजेंगे, घर में भेजेंगे, तो इंडिया में मनी आ गया। क्लियर? सेम जो है यूएसए का अगर कोई जॉब करने इंडिया में आए हैं, अब इंडिया में जो मनी अर्न करेंगे वो डायरेक्टली कहाँ सेंड करेंगे? यूएसए में सेंड करेंगे। तो दोनों को कंट्री के बीच इस तरीके से जो मनी का एक्सचेंज हो रहा है और इन दोनों को मनी को माइनस कर देते हो तो जो मनी निकलता है, जैसे कि इंडिया ने यूएसए को ₹100 सेंड किए, है ना? ठीक है? इंडिया ने यूएसए को ₹100 सेंड किए और यूएसए के द्वारा इंडिया को सपोज़ करो ₹50 सेंड किए। तो 100 और 50 में यहाँ पे माइनस कर दो तो नेट जो इनकम रहा, नेट फैक्टर इनकम रहा फ्रॉम अब्रॉड से वो ₹50 रहा। अब चीज़ समझ आया? इसी को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका जो है फ़ॉर्मूला भी यही लिख सकते हो, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। नेट का मतलब ही यही होता है कि हर चीज़ को यहाँ पे हटा दो, चाहे टैक्सेस लग गया, सब्सिडी लग गया, इन सब चीज़ को यहाँ पे हटाओ और प्रॉपर्ली इन हैंड कितना पैसा आया उसको बताने के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, वो है नेट का यूज़। ठीक है, समझ आ गया? चलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो वो है कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है कि सपोज़ करो मेरे को बनाना है ब्रेड, ठीक? या फिर एक काम करते हैं, चलो कार का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसी का ले रहे हैं बार-बार तो। मेरे को कार बनाना है। अब कार बनाओगे तो इसमें टायर का खर्चा जुड़ेगा। टायर के बाद उसका जितना भी जो वायरिंग है, उसका खर्चा आएगा, तो वायरिंग का मनी यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। वायरिंग के साथ और जितना भी उसका स्टील का इक्विपमेंट हो गया, इस हर इक्विपमेंट को जोड़ने के बाद एक कार का यहाँ पे निर्माण होता है, एक कार यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो जितना भी हम लोग इसमें मनी यूज़ कर रहे हैं, एक कार को या फिर एक पार्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए जितना भी हम लोग पैसा यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। समझे? द कैपिटल आउटपुट रेशियो मेजर हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। है ना? अगर मैं ब्रेड बना रहा हूँ तो ब्रेड बनाने में कितना रुपए मेरे को असल में लगा, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका जो है ये जो फॉर्मूला इस तरीके से होता है, कैपिटल स्टॉक अपॉन में आउटपुट। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। सपोज करो मैं दुकानदार हूँ, ठीक है? अब मैं बना रहा हूँ ब्रेड, ठीक है?
मैं दुकानदार हूँ और मैं बना रहा हूँ ब्रेड, अगर इस ब्रेड को बनाने में अगर मेरे को जितना से कम खर्च लगेगा, उतना ज़्यादा मनी में मैं इसको सेंड कर पाऊँगा। अगर ब्रेड को बनाने में मेरे को ₹1 का खर्चा आया, तो इसको मैं सिंपली ₹5 में, ₹2 में ऐसा मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन खुद सोचो कि अगर ब्रेड को ही बनाने में मेरे को पूरा जो नॉर्मल प्राइस है ₹5 का खर्चा आ गया, तो उसको मैं ₹10 में सेल करूँगा, होगा क्या? नहीं लेने वाले हैं, है ना? सेल नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, ठीक है? जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसीलिए जब हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हाई कैपिटल कॉस्ट रेशियो या फिर आउटपुट रेशियो क्या होता है कि मोर कैपिटल इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस। अगर वही ब्रेड को अगर ज़्यादा पैसे से अगर बना रहे हो, तो उसको और ज़्यादा पैसे से खरीदोगे, तो जो है उसका एफिशिएंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है? है ना? ₹5 बना रहे हो, उसको ₹10 में बेच रहे हो, तो एफिशिएंट कम हो जाएँगे। अगर वही प्लेस में दूसरा पर्सन है जो कि उस ब्रेड को ₹1 में बना रहा है और उसको ₹5 में सेल कर रहे हैं, तो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। इसका जो सामान है बहुत जल्दी से बिकने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट होता है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का, जिसमें से हमें उस प्रोडक्ट को ब्रेड को बनाने में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो बनते हैं। तो ये जो है इकोनॉमी वहाँ से एफिशिएंट उतना ज़्यादा नहीं होंगे, उतना ज़्यादा उसका जो प्रोडक्ट है या फिर ब्रेड है सेल नहीं होंगे। लेकिन लो कैपिटल आउटपुट रेशियो में क्या होता है, ब्रेड को बनाने में जो है ₹1 का खर्चा हुआ, लेकिन उसको हम लोग जो है ₹5 में सेल कर रहे हैं, ₹2 में सेल कर रहे हैं, मतलब इसका जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ना? कैपिटल यहाँ पे मोर प्रोडक्टिव है। ये जो है इसका इम्प्लीकेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो का। ठीक, समझ आ गए? ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा से कवर करोगे। अब हम लोग बार-बार जो है गुड्स का ही बात कर रहे हैं, है ना? कार बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं। एक्चुअली गुड्स के कितने टाइप होते हैं इकोनॉमिक्स के भाषा में, ये हमें कवर करना है यहाँ पे। इस तरीके से जो है गुड्स को क्लासिफ़ाई किए जाते हैं। अब देखो इकोनॉमिक्स में जितने भी गुड्स का क्लासिफ़िकेशन देखोगे, वो होता है कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हुआ है, और उस प्रोडक्शन में उसका क्या रोल रहा है। यही जो है मेन इसका एरिया है, कोर है, जिसके थ्रू हम लोग गुड्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। उसी में जो है कंज़्यूमर गुड्स जो है पहला नंबर का है। कंज़्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि फाइनल गुड्स बन चुके हैं, अब उसको हम लोग जो ह्यूमन हैं, वो डायरेक्टली कंज़्यूम करने वाले हैं। इंसान जो है डायरेक्टली कंज़्यूम करने वाले हैं। इसको हम लोग कंज़्यूमर गुड बोलते हैं। कंज़्यूमर गुड भी यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि कोई भी हम लोग गुड्स लिए, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, गुड्स का मतलब जस्ट सामान नहीं है। इसका मतलब सर्विसेज़ भी आता है, इंक्लूडेड रहते हैं। ना गुड्स मतलब जितना भी, अगर कार भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। क्या अगर ब्रेड भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको भी हम लोग गुड्स बोलेंगे इकोनॉमिक्स के टर्म में, ठीक है? तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग चले, है ना? बहुत लंबे समय तक चले, उसको बार-बार यूज़ कर पाओ, जैसे कि कार हो गया, टीवी है, फर्नीचर है। इसको हम लोग जो है कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे, ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। एक कैटेगरी होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि हम लोग कंज़्यूम जो है क्विकली करते हैं। जैसे कि ब्रेड है, मिल्क है, इसे जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते, और ना ही हम लोग इसको रिपिटेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। फिर एक आता है सर्विसेज़ जो कि इंटेंजिबल गुड्स हैं। इंटेंजिबल जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, इसको इंटेंजिबल बोलते हैं। जैसे कि हेयर कट है, टीचिंग है, ये जो है एक्चुअली सर्विसेज़ का पार्ट है, ठीक है? अब हेयर कट करते तो टच करते, ऐसा करके थोड़ा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? सर्विसेज़ का मतलब होता है इंटेंजिबल जितना भी गुड्स होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कंज़्यूमर गुड के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि कोई भी मैं चीज़ ले रहा हूँ, कोई भी गुड्स मैं ले रहा हूँ, लेकिन उस गुड्स के बदले मेरे को रिटर्न आना चाहिए, ठीक है? अगर जहाँ पे कोई भी गुड्स के बदले मेरे को रिटर्न मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। समझ आ रहा है? जैसे कि मैं कोई मशीन लिया हूँ, अब मशीन लूँगा, वहाँ से मेरे को रिटर्न आएगा। अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पे बिल्डिंग जनरेट कर रहा हूँ या फिर बिल्डिंग बना रहा हूँ, अब बिल्डिंग को मैं जो है रेंट में दे दिया, तो वहाँ से मेरे को जो है मनी रिसीव हो रहा है। कैपिटल गुड्स का सिंपल मीनिंग वही है कि मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए, उसको हम लोग जो है कैपिटल गुड्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप का आता है वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि ये जो है कार बना, अब कार तो हम लोग जो है पूरा लास्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, सब हर चीज़ यहाँ पे बन जाते हैं। अब कार को बनाने में जितना भी पार्ट्स लगे, जितना भी प्रोसेसेस लगा, है ना? उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स।
क्लियर है? गुड्स आर इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन। ये कार को बनाने में जितने भी टायर लगे, वायरिंग लगे, है ना? हेडलाइट्स लगे, डिफरेंट-डिफरेंट लाइट्स लगे, जितना भी पार्ट यूज़ कर रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। और याद रखना जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जीटीबी में कैलकुलेट नहीं होते, ठीक है? सपोज़ करो यहाँ पे मैं कार बना रहा हूँ। अब कार बनाया तो कार बनाने में इसका जो इंटरमीडिएट गुड का मेरे को कॉस्ट पड़ा मान लो ₹50, ठीक है? अब पूरा कार बन गया, अब इस कार को मैं है चाह रहा हूँ कि ₹100 में सेल करूँ। अब बोलोगे कि ये ₹50 पहले से जोड़ो, प्लस उसके बाद 100 जोड़ो, ये कितना हो गया 150 हो गया। अब 150 मैं इस कार को सेल करूँगा। तो एक चीज़ याद रखना कि जो इंटरमीडिएट गुड जो है ये 100 वाले गुड्स में तो ऑलरेडी ऐड हैं। ये जो ₹50 हैं, ये ₹50 ₹100 में ऑलरेडी एडेड हैं। कार का जो है प्राइस बना, कार का जो है ₹100 डिफाइन किए हो, तो जितना भी पार्ट्स लगा उसका भी तो वहाँ पे मनी को ऐड किए हो। ऑलरेडी ₹100 में जो है ऐड है ये ₹50 तो अलग से क्यों ऐड करोगे, ठीक है? वही चीज़ बोले हैं कि जीडीपी में जो है इंक्लूड नहीं करते। जीडीपी का डेफिनिशन वही होता है ऑल फिनिश्ड गुड या फिर ऑल फाइनल गुड। और फाइनल गुड मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को कंज्यूमर डायरेक्टली कंज़्यूम करने वाले हैं। कार का जो है पूरा प्रोडक्शन हो गया है, पूरा प्रोड्यूस हो गया है, उसके बाद जब हम लोग चलाएँगे, तो वो कहलाने वाले कार जो है वो फाइनल गुड्स कहलाएँगे, ठीक है? इंटरमीडिएट गुड्स भी कवर हो गया। इसके बाद आता है लास्ट में फाइनल गुड्स। अब ये तो क्लियर ही हो गया होगा। फाइनल गुड्स का सिंपल मतलब वही होता है, कि डायरेक्टली हम जो है अब कंज़्यूम करने वाले हैं। क्लियर? समझ आया? और यहाँ से जो है जीडीपी में जुड़ता है ना, ध्यान रखना। फाइनल गुड्स का जितना भी गुड्स हैं, वो पूरा जीडीपी में ऐड होते हैं। ठीक? चलो। अब 2 यहाँ पे मोस्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है फ्लोज़ का और एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक्स का। स्टॉक्स का मतलब सबको पता है ना? फैक्ट्री से अगर रिलेटेड है, जुड़े हो तो। स्टॉक का बेसिक मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी को मेज़र करना। पहले बात तो दोनों जो हैं, दोनों यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, ये मेज़रिंग करते हैं, है ना? क्वांटिटी को ही मेज़र करते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम में जो है, कितना स्टॉक है, उसको मेज़र करेंगे। जैसे सपोज़ करो कि पूरे साल में 365 दिन हैं। 365 दिन में मान लो मेरे को लगा कि बताओ कि 10 नवंबर में कितना स्टॉक है? आज मान लो 10 नवंबर है, तो 10 नवंबर में कितना स्टॉक है? या फिर कितना स्टॉक का जो है क्वांटिटी में गुड्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। लेकिन फ्लो का मतलब क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम, जनरली हम लोग ईयर ही कंसीडर करते हैं, लेकिन मंथ भी बोल सकते हो कि एक पीरियड में, एक ईयर में या फिर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में उसमें कितना क्वांटिटी है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग फ्लो का यूज़ करते हैं। चीज़ समझ आया? और कुछ डिफरेंट देख लो, स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग मेज़र कर रहे हैं, लेकिन फ्लो का मतलब होता है ओवर अ टाइम में हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो 1 दिन का यूज़ करोगे मतलब ये स्टैटिक रहने वाले हैं, क्योंकि कोई पॉइंट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ओवर अ टाइम, अब ओवर अ टाइम में देखो 10 नवंबर में हो सके तो चाहे मान लो 5 ही यहाँ पे गुड्स रहे, लेकिन 12 नवंबर में मान लो 10 गुड्स हो गया। तो ये जो है डायनेमिक रहता है, ये जो है चेंजेबल रहते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखना, स्टॉक्स में जैसे कि कैपिटल है। अब कैपिटल क्या है, कोई भी मशीन चीज़ लिए हो, क्या है 15,000 है, 16,000 जितना भी उसका वैल्यू है, उतना ही रहने वाले हैं। वो चेंज होगा तो बहुत टाइम के बाद चेंज होगा। ऐसे तो नहीं आज चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट भी चेंज हो गया। फिर वेल्थ है, मनी सप्लाई है, ये जो है स्टॉक के अंदर आते हैं। फिर फ्लो का बात करोगे तो इनकम हो गया, है ना? फिर सेविंग्स हैं, एक्सपेंडिचर है। आज मान लो जो है ₹100 सेविंग किए, कल मान लो 150 सेविंग कर लो। ये जो है फ्लो के अंदर आते हैं जो कि डायनेमिक होते हैं, ठीक है? मेज़रमेंट का अगर बात करोगे तो पार्टिकुलरली डे को हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं, बताया ना पहले। जो स्टॉक्स हैं हम लोग कोई दिन को मेज़र करेंगे, लेकिन फ्लो में मंथ को जो है ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मंथ में जो है यूज़ कर सकते हो या फिर ईयर को लेके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गई ये चीज़ की डिफरेंसेस। बाकी एग्ज़ाम्पल लिखा गया है स्टॉक का, जैसे कि वेल्थ है, कैपिटल, पॉपुलेशन, फिर मनी सप्लाई है, नेशनल डेट है। फिर फ्लो का अगर कुछ एग्ज़ाम्पल देखोगे तो इनकम है, सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, जीटीपी, ये जो है फ्लो का कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हैं। बताओ यहाँ तक समझ आया क्या? क्लियर? अब ये जो है रहने वाला है पार्ट 1। इसके बाद हम लोग जो हैं
जीडीपी को कवर करेंगे, जितना भी नेशनल इनकम को मेज़र करने का काम है, हम लोग जो है इसे सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। क्योंकि देखो ये जो नेशनल इनकम का टॉपिक पहले बात बहुत ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है? इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बताना होता है। और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जस्ट ऊपर-ऊपर का पढ़ें और जो पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम में लिखना है, ना? एग्ज़ाम में लिखने के साथ-साथ एमसीक्यू भी पेपर सॉल्व करने हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिकली समझो, पूरा डिटेल के साथ मैं इसको कवर करा रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो रहा अभी तक हम लोग नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट थे, की कॉन्सेप्ट उसको कवर किए हैं। अगला पार्ट में हम लोग जो है नेशनल जीडीपी जो है ना? जितना भी इनकम जो है इनकम को मेज़र करने का जितना भी टर्म है, चाहे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, पर्सनल इनकम, ये जितना भी हम लोग मेज़र करने का जो टूल्स हैं, उसको सिंगल लेक्चर में अगला पार्ट में कवर करेंगे। क्लियर है? तो पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, नोट्स भी जो है वहीं अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।